नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट यानी सी टेट में उन क्वेश्चनों का जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्वेश्चनों के दोस्तों तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम किस चीज़ को सीखते हैं वो आप लोग जानते हैं। वो हम लोग का क्या होता है कि एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे सॉल्व करें। हाँ दोस्तों, हम लोग का उद्देश्य क्या है इस श्रृंखला का यही एकमात्र उद्देश्य है, मतलब बस एकमात्र उद्देश्य कि एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है शिक्षा की समकालीन नीतियों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। कह रहा है जो शिक्षा की समकालीन नीतियां हैं उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो ऑप्शन नंबर का है केवल व्यवसायिक शिक्षा। अब देखिए ये हमारा टैग वर्ड है, मतलब क्या कि जब केवल शब्द दिखे तो उस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फिर समावेशी शिक्षा, तो इसे हम रोक के रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में उत्तर लग जाए कि बी ही मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ा हूँ और मेरे अनुसार उत्तर बी ही होगा, तभी भी आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। उसके बाद देखिए क्या अलगावी शिक्षा, तो देखिए कभी आप अलग का बात मत करिएगा। उसके बाद दिया है सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। एकीकृत प्रणाली की भी बात नहीं की जाएगी, कब, जबकि सबसे बेस्ट हम लोग पास ऑप्शन क्या है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब उसमें सारे चीजों को शामिल कर मतलब कि सारे लड़कों को एक साथ रखकर और इंक्लूसिव एजुकेशन उन लोग को दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बात करें अधिगम प्रक्रिया के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए गलत वर्ड आया तो आप इसे राउंड करिए, क्योंकि हम इसमें क्या सीखते हैं, हम लोग इस श्रृंखला में सीखते हैं कि पेपर को कैसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करें। गलत आ गया तो आप क्या करिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप अपना नंबर डालकर वहां पर लिख दीजिए क्या, गलत। गलत मेरे को ढूंढना है। हाँ दोस्तों, बताते हैं क्यों। यह देखिए दोस्तों, मैं चूंकि जानता हूं कि इसका उपयोग क्या है। एग्जाम हॉल में हम लोग के पास समय बहुत कम होता है। हम लोग नहीं को हैं और हैं को नहीं पढ़ देते हैं। अगर हैं पढ़ें तो पहला ऑप्शन मेरे को मिला तो हम उसको मार के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें गलत पूछा है, हमने नहीं पढ़ा है कि गलत पूछा है। ऐसा चूंकि मेरे साथ ऐसी मतलब कि मेरे जो साथ पढ़ने वाले 2-3 दोस्त थे, उनके साथ ऐसा घटना हुआ, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि उन लोग का 2-3 क्वेश्चन नहीं और मतलब कि पढ़ने की कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया और इसी की वजह से उन लोग का सीटेट होते होते दोस्तों रुक गया। यहाँ पर आप लोग को लगा कि ये बहुत छोटा बात है, लेकिन दोस्तों नहीं, एग्जाम हॉल में इसका बहुत महत्व हो जाता है। वहां पर टाइम का इतना बाउंडेशन रहता है कि आप चाहते हैं कि एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ें और एक ही बार में सॉल्व कर दें, जो कि हम लोग को एक ही बार में करना भी है, लेकिन वर्ड को हम लोग को वो लेकर के करना है। ठीक है, कह रहा है क्या कौन सा मतलब कि ऑप्शन गलत है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अधिगम मतलब कि हमेशा होता है, सीखना हर अवस्था में होगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। अब इसे हम रोक के रखते हैं, मतलब काटेंगे नहीं, देखते हैं क्या। ठीक, कह रहा है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। ठीक है भाई, क्योंकि अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और पर्यावरण के साथ भी हो सकता है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से होता है। अनुरेखीय रूप से नहीं, अधिगम देखिए अधिगम होता है हम लोग का चक्रीय रूप से, लेकिन अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। मतलब इस अधिगम का विकास बोला जाए ना तो ऐसे करके होता है। ठीक है, अनुरेखीय रूप से नहीं, मतलब कि एक सीध में अधिगम कभी नहीं होता है। अब देखिए उसके बाद क्या, हम लोग का ऑप्शन क्या, एक देखिए हम लोग के पास ऑप्शन बचा है, ये हम लोग का गलत हो गया। ठीक, और ये हम लोग का गलत हो गया, ये भी हम लोग का गलत हो गया और ये भी हम लोग गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग का गलत ऑप्शन ढूंढना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कह रहा है क्या अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। मतलब कह रहा है क्या अधिगम में त्रुटियां और गलतियां नहीं होती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अधिगम देखिए क्या, त्रुटियों का होना अधिगम का एक भाग है। ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो गलत है, ये मत देखिए, इसका मतलब हम लोग का यही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है, तो हम लोग को चूंकि उत्तर में सही देना है तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सापेक्ष गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बालक जब तक गलतियां नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीखेगा। ठीक है,
गलतियां मतलब कि सीखने का एक कहिएगा तो मतलब कि गलती कोई करता है तो सीखने की सबसे पहली अवस्था में है जो गलतियों के द्वारा से अधिक हमको किया जाता है या सीखा जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब वर्ड मिल गया हमको क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। तो अब देखिए इसको बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे। कह रहा है समस्या उपकरणों और सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर। अब देखिए उपकरण कह रहा है, सामग्री कह रहा है, वो परंपरागत कह रहा है मतलब कि ध्यान देकर। अब उपकरण सामग्री में इसमें कोई आपको सोच थिंकिंग उनके कुछ दिख रहा है नहीं, एक यंत्रत्व का बात करता मतलब एक ये वैज्ञानिक कह रहा है कि वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोग करके, ठीक, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, जो उसका मूल फॉर्म है इसको हम रोक के रखते हैं फिर आगे चेक करते हैं। समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर यंत्रत याद करके, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखिए हम दो ऑप्शनों में रुके हैं। हाँ दोस्तों बता दें आपको, सी टेट का पेपर में आप दो ऑप्शन को आराम से काट देंगे, ज्यादा ऑप्शन आप दो ही में फंसते हैं। तो जहां पर आप दो ऑप्शनों में फंसते तो मेरा एक बात याद रखिए, क्या आप उन दोनों ऑप्शनों में पकड़िए कौन सा ऑप्शन सबसे गंभीर है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, कह रहा है समस्या को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, मानक जो उस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर देखिए समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, मतलब वैकल्पिक तरीका मतलब है क्या, एक चीज को हल करने के जितने आपके पास तरीके हो सकते हैं उससे आप सॉल्व करिए। तो समस्या समाधान का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ऑप्शन नंबर सी, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। दोस्तों आप लोगों में से जो ऊपर से अभी 3 वीडियो नहीं देखे हैं और उसके बाद के जो वीडियो नहीं देखे, आप एक बार उनको देखिए। ऊपर के 3 वीडियो को आप यदि देखते हैं तो आपके अंदर एक समझ बन जाएगा। हाँ दोस्तों आपके अंदर एक समझ बन जाएगा जो आपको पेपर में बहुत योगदान देगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, आप ये ना सोचे कि अभी तक क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, बस आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने पर लग जाइए, मतलब डेली एक करिए। और मैं बता भी रखा हूँ कि उसको कैसे डिस्कस करिए, आप किसी परिचित मतलब कोई दोस्त मित्र उससे आप डिस्कस करिए। आप 10 सेट पेपर को करिए ऐसे, आपके अंदर एक गजब मतलब की समझ आ जाएगा। जो दोस्तों आप लोगों को अच्छे मार्क यानी 110 प्लस लाने की आप भी लोग गारंटी देने लगेंगे, हाँ 110 प्लस नंबर आते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्ययन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम है। कह रहा है कि आप मान लीजिए प्राथमिक कक्षा के आप एक टीचर हैं तो आप कैसे उसको पढ़ाएंगे, कैसे कह रहा है, संकेत चित्र मूर्त सामग्री, चित्र संकेत मूर्त सामग्री, संकेत मूर्त सामग्री और चित्र मूर्त सामग्री चित्र संकेत। तो देखिए आप आराम से बेसिक हम लोग सोचते हैं कि मान लीजिए आप एक अध्यापक है, हाँ दोस्तों आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, सबको ही हो जाएगा। तो देखिए अगर आप एक अध्यापक है, आपको प्राइमरी के टीचर को पढ़ाना है, मान लीजिए उसको आप गाय के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप आकर खड़े हो जाइए गाय ऐसी होती है गाय वैसी होती है, तो वो समझ पाएगा नहीं। आप उसको गाय को पहले मूर्त फॉर्म में दिखाइए, मूर्त फॉर्म मतलब कि उसको प्रत्यक्ष दिखाए कि गाय होती है। जैसे दोस्तों वो प्रत्यक्ष गाय को देखेगा तो देखेगा कि गाय हाँ दूध देती है, गोबर भी देती है, इसके 4 पैर होते हैं, हाँ आंख होती है, सींग होते हैं, तो उसके वो देख लेगा एक बार तो उसके अंदर समझ बन गई। फिर आप आइए अब उसका फिगर बनाइए, फिगर बनेगा, देखिए गाय होती है, दूध देती है, इसके 4 वो थान होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसके बाद से सींग होता है, एक पूंछ होता है, ऐसे करके बेसिक नॉलेज हम बिल्कुल बेसिक, तब वो समझेगा कि हाँ गाय को मैंने देखा ऐसी ही होती है। अब तब हटा दीजिए, चित्र को भी हटा दीजिए, अब बोलिए आराम से खड़ा होकर गाय होती है इसके ये होते हैं, तब दोस्तों वो बात को बच्चा समझ जाए। इसका मतलब क्या, पहले आप उसको मूर्त दिखाइए, तो देखिए मूर्त कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए मूर्त सामग्री दिखाइए, फिर उसको चित्र बनाइए, फिर उसको संकेत दीजिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। देखिए ऐसे मैथ के क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, और आप लोग एक बात बता दूं, आप लोग चैनल के साथ अपना सहयोग यानी सपोर्ट बनाए रखें, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। हाँ दोस्तों, एक और इसके पीडीएफ के लिए या जो 110 प्लस
से अधिक अंक लाने के लिए मूल मंत्र या जो भी पीडीएफ है, हम अपना पर्सनल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा या टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप दोनों में से किसी से भी ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को सारे पीडीएफ मिलता रहेगा। हाँ दोस्तों, मैं एक बार नहीं देता हूँ, मेरी ये बैड हैबिट नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं जब भी एक पीडीएफ डालता हूँ तो मैं पहले मैसेज करता हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो बच्चे को बच्चे मैं बोल देता हूँ यदि आप लोग कंप्लीट कर लिया है तब मैं आगे देता हूँ, मैं एक बार नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि देखिए एक बार दे देंगे आप सेव करके रख लेंगे, तो मेरा डेली बेसिस पे है कि मैं एक एक टॉपिक का पीडीएफ सेंड करता हूँ कि आप एक को पढ़िए फिर आगे हम देंगे। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मैं एक दो अंकों की संख्या हूं, देखिए इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। कभी भी ऐसे सवाल वो करिए तो आप पढ़ते जाइए और अपने ऑप्शन को मैच करते जाइए। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। दहाई मतलब क्या, इकाई दहाई। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी, 2 से ये भी, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। किसका, 3 का, इकाई के। ये भी देखिए 9 6 9 3 कट जाएगा। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या। देखिए 9 6 15, 9 6 15, 15 के अभाज्य है नहीं, 6 4 10, 10 के अभाज्य है नहीं, 9 4 13 अभाज्य है, 8 3 11 ये भी अभाज्य है, ठीक। उसके बाद दो जो कि 52 का एक गुणनखंड है। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है, तो संख्या है। अब बताइए 52 को कौन सी संख्या काटती है, तो 52 के हम लोग 13 काटेंगे, न कि 11। इसका मतलब कि हम लोग क्या आ गया, 13 52 का एक गुणनखंड है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन सी उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम या व्हाट्सएप से ज्वाइन होइए, आप लोग को डेली चीजें मिलेगी। आइए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कक्षा सेकेंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। क्या कह रहा है कि मतलब कक्षा 3 का कोई अध्यापक है, आप है, आपने उन्हें बोला कि 35 लिखे यानी 35 लिखे, उन्होंने क्या किया कि 305 लिख दिया। तो आप देखिए किस विकल्प से उनको समाधान कर सकते हैं। हम लोग पास देखिए वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो विकल्प दिया है उसी में हमको ढूंढना है, और उसी में हमको कमजोर ढूंढना है, उसी में मजबूत ढूंढना है, उसी में हमको एक्टिव ढूंढना है, उसी में हमको इनएक्टिव ढूंढना है, उसी में हमको समावेशी ढूंढना है, उसी में हमको वैज्ञानिक का प्रभाव ढूंढना है। अगर दोस्तों ये सब आप धीरे धीरे अगर शुरू से बने रह गए, हम लोग अंत जाते जाते दोस्तों मैंने क्वेश्चन का लेवल देखकर दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इन छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में जो हम सीखने मतलब सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, इसका प्रयोग कितने भी बड़ा क्वेश्चन आएगा इसी में से हम लोग प्रयोग करके मतलब इसी में से ढूंढ कर उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, आपने पढ़ा है क्या, कक्षा सेकेंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया, वही 2 है, मैंने 3 बोला, सॉरी। कुछ ने 305 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। यह बता कर कि यह गलत है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ये बात कभी संभव नहीं है, वो गलती किया है और आप कह रहे हैं कि जाइए आप अपने से सही उत्तर प्राप्त करिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। श्यामपट पर सही उत्तर लिखकर ये भी काम आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो तो गलत किया है। अगर आप सही उत्तर लिख कर आ गए तो उसको क्या मिला, उसको तो कुछ नहीं मिला। उनको अपनी कॉपी में 10 बार, देखिए 10 बार 12 बार 14 बार या बार बार ये सब रिपीट चीजें हैं, इस ऑप्शन को भी हम गलत काट देंगे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या उसके बाद देखिए कह रहा है क्या, उन्हें ये देखिए ये डी विकल्प है, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाकर। अब देखिए ये क्या, यहाँ पर एक नियम की बात कर रहा है, ठीक। क्योंकि नियम उन्हें रटने को नहीं, अगर कहता कि विनिमय नियम रटवा कर तो गलत हो जाता है, लेकिन समझा कर कह रहा है तो सही हो जाएगा। ये नियम क्या होता है, जैसे एक में आप 2 जोड़कर 3 लाते हैं, इसका उल्टा मतलब कि 2 + 1 भी 3 होगा। तो यही विनिमय नियम क्या कहता है कि 1 + 2 फिर 2 + 1, इसका वो भी क्या मूर्त फॉर्म में। मूर्त फॉर्म मतलब क्या, उसे यदि आप जोड़ सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हमको 2 ही 1 का सिखाना है, तो एक कोई अलग वस्तु लाते हैं और फिर मतलब 2 लाते हैं एक और अलग वस्तु, और एक का 1 पीस लाते हैं और एक का 2 पीस लाते हैं, ये मूर्त फॉर्म हो गया। इससे हम सिखाएंगे
तो समझ जाएगा क्या कि विनिमय नियम का प्रयोग करके समझा कर, ये देखिए समझा कर लिखा इसलिए से केवल देता है कि नियम के प्रयोग करके आप बता देंगे तो भी गलत हो जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या, हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम बात करें विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहा जाता है, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, मेरा एक पर्यावरण का पीडीएफ गया होगा, उसमें आप लोग को बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। एक बार उसको पढ़िएगा, मतलब कि आप लोग का पर्यावरण के प्रति एक समझ बन जाएगा। उसमें चिराओ देखिए बताया गया है, वो कहाँ का नृत्य है, तो वो मिजोरम का नृत्य है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। ऐसे नृत्य से पूछ लेता है, कुछ पक्षियों के बारे में पूछता है, एक दो मतलब कुछ जानवर है उनके बारे में पूछता है, तो सारे चीज उसमें मिल जाएंगे। सांप के बारे में पूछता है, ऐसे जो भी है संथाल मतलब जो भी है उसमें ज्यादा डाटा आपको मिल जाएंगे, कुछ डाटे से चीजें आती हैं। दोस्तों आप लोग इस श्रृंखला से बने रहिए, लास्ट होते होते मतलब कि पेपर देते रिजल्ट आते आते आप रिजल्ट में भी बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस चैनल का नाम है रिजल्ट विथ आकाश। हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।